वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है पर्सनल हेलिकॉन बाय सेमस हीने। हीने की पोएम पर्सनल हेलिकॉन को डिस्कस करेंगे, इसकी समरी, इसकी एक्सप्लेनेशन, बैकग्राउंड और साथ ही साथ थीम्स और टेक्स्ट को लाइन बाय लाइन देखेंगे। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर पर्सनल हेलिकॉन टाइटल पे अगर फोकस किया जाए पोएम के, तो हेलिकॉन जो है वो ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर एक माउंटेन है जो कि सेक्रेड स्प्रिंग्स का होम है और सोर्स ऑफ पोएटिक इंस्पिरेशन है। सो हेलिकॉन का बेसिकली जो मीनिंग होता है ये कि कोई भी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो किसी चीज़ के लिए। तो हीने जो है इस पोएम के अंदर बात करते हैं कि इनकी पर्सनल हेलिकॉन क्या है, इनकी पर्सनल इंस्पिरेशन क्या है पोइट्री के लिए, कि इन्होंने अपनी जो इंस्पिरेशन है पोइट्री करने के लिए वो कहाँ से ली है। इन्होंने जो लिटरेचर लिखा है या फिर पोइट्री पे जो उन्होंने वर्क किया है वो सारी की सारी इंस्पिरेशन को कहाँ से मिली, ये इन्होंने पर्सनल हेलिकॉन में बताया है। पर्सनल हेलिकॉन मीन्स के माय पर्सनल इंस्पिरेशन। सो ये हो गया इस पोएम का टाइटल। अब बात करते हैं पोएम की फर्दर बैकग्राउंड की और पोएम की पब्लिकेशन की। पोएम पब्लिक हुई लिखी गई थी 1966 में और ये पब्लिश हुई थी इनकी कलेक्शन डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट में। जब इन्होंने ये पोएम लिखी थी 1966 में, उस टाइम पे नॉर्दर्न आयरलैंड में सिविल राइट्स मूवमेंट चल रही थी, वियतनाम वॉर चल रही थी। सो सोसाइटी और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो उस टाइम पे चल रहा था नॉर्दर्न आयरलैंड में। सो ये हो गया इसका बैकग्राउंड इस पोएम का, उस टाइम पे क्या हो रहा था 1966 में। अब बात करते हैं पोएम की तरफ आते हैं और इसका टेक्स्ट जो है उसको रीड करते हैं और उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी साथ साथ हम लोग करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जो फर्स्ट लाइन्स हैं इसकी, एज अ चाइल्ड दे कुड नॉट कीप मी फ्रॉम वेल्स एंड ओल्ड पम्प्स विद बकेट्स एंड वाइंड लेसेस। इसमें क्या कहते हैं हीने, हीने इसमें अपनी स्ट्रॉन्ग इनकी जो फैसिनेशन है वेल्स के साथ, वेल किसको कहते हैं, कुएं को, कि एज अ चाइल्ड इनकी जो फैसिनेशन है वेल्स के साथ वो शो करवा रहे हैं और साथ ही साथ बता रहे हैं कि कोई भी चीज़ इनको वेल से रोक नहीं सकती। इवन के अडल्ट जो इनसे बड़े हैं वो भी इनको रोक नहीं सकते कि ये वेल्स की तरफ ना जाएं या फिर वेल्स को ऑब्जर्व ना करें, उनको एक्सप्लोर ना करें उनकी ब्यूटी को। और साथ देन जो है एंड ओल्ड पम्प्स विद बकेट्स एंड वाइंड लेसेस। अब वो जब पानी निकालते हैं कुओं में से तो वो किस तरह से निकालते हैं, अब वो फर्दर बताते हैं। जो ओल्ड पंप्स थे उनके अंदर अपना इंटरेस्ट शो करवाते हैं और जो डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती थी उस टाइम पे, इनके बकेट्स जैसे हो गए पानी को निकालने के लिए वेल से, और जो या फिर हैंडल ऑपरेट्स टाइम पे होते थे वो सब जो हैं वेल्स के, उन सब के बारे में इन दो लाइंस में वो बताते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनकी फैसिनेशन है वेल्स के साथ और जो ओल्ड पम्प्स हैं उनके साथ इनकी जो फैसिनेशन है, या फिर वो जो हैंडल्स यूज़ होते हैं कुओं से पानी निकालने के लिए, उन सब के साथ इनकी जो फैसिनेशन है। फर्दर लाइंस की तरफ चलते हैं। आई लव द डार्क ड्रॉप, द ट्रैप्ड स्काई, द स्मेल्स ऑफ वाटर वीड, फंगस एंड डैंक मॉस। अब वो बताते हैं कि आई लव द डार्क ड्रॉप, कि जो पानी के अंदर अंधेरा है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। द ट्रैप्ड स्काई, अब अगर हम लोग ऊपर से कुएं में देखें तो कुएं के अंदर पानी इतना साफ़ होता है कि हमें आसमान उसमें नज़र आ रहा होता है, उस आसमान का अक्स इनके रिफ्लेक्शन जो है वो शो हो रहा होता है। तो हीने यही कहते हैं कि मुझे जो है वो ट्रैप्ड स्काई उसमें बहुत पसंद है। इनके स्काई का जो इमेज पानी के अंदर बन रहा होता है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और साथ ही साथ जो डार्कनेस है वेल की वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो यूनिक स्मेल्स हैं इसके वेल से आ रही होती कुओं से, जैसे कि वाटर वीड की, फंगस की, मॉस की, जो कि उसके अंदर पानी के अंदर उगे हुए होते हैं, ये सारी स्मेल्स उनको कुएं की बहुत ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट लाइन में कहते हैं वन इन अ बिग यार्ड विद अ रूटेड बोर्ड टॉप। इस लाइन में वो क्या कहते हैं कि स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ जो प्लांट्स लाइफ है उनको बात करते हैं पहले। अब जो है वो ब्रिक यार्ड की बात करते हैं और रूटेड बोर्ड टॉप की बात करते हैं कि जो पूरी की पूरी है वेल है, पूरा का पूरा वेल है वो एक डिकेइंग बोर्ड से ढका हुआ है ख़ास किस्म के।
आई स्वेवर द रिच क्रैश व्हेन अ बकेट, कि मैं इंजॉय करता हूँ, सेटिस्फाइंग साउंड है बकेट का जब वो पानी के अंदर जाती है बकेट, यानी कि जब ऊपर से नीचे हम लोग पानी के अंदर बकेट को फेंकते हैं, बकेट कोई भी चीज़ इनके पानी के अंदर, जैसे बास्केट हो गई, कोई ऐसी चीज़ जिससे पानी हम लोग नीचे से ऊपर लेके आ सके रस्सी की मदद से। सो वो कहते हैं कि ये मुझे उसका साउंड बहुत ज़्यादा पसंद है जब वो बकेट अंदर जाती है वेल के अंदर, और जो वेल है वो आधा लकड़ी से ढका हुआ है, इनके एक डिकेइंग बोर्ड से वो ढका हुआ है, इनके बोर्ड भी जो है वो भी डिके हो चुका है, यानी कि खस्ता हाल में जो एक लकड़ी का ऊपर एक ढक्कन होता है वेल के ऊपर। ये सारी जो है वो वेल के ऊपर कुएं की जो है वो कंडीशन बयान कर रहे हैं, और साथ ही साथ इन्होंने इमेजरी का जो है वो यूज़ किया है। फर्दर लाइन में कहते हैं plummeted down at the end of rope so deep you saw no reflection in it, कि जो बकेट है वो रोप के साथ अटैच्ड होती है, और जब उसको हम लोग किसी वेल के अंदर फेंकते हैं, वेल इतना यानी कि कुआं इतना ज़्यादा गहरा होता है कि उसके अंदर हमें पानी में कोई भी रिफ्लेक्शन जो है वो नज़र नहीं आ सकता, क्योंकि उसके अंदर अंधेरा बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट लाइन में कहते हैं अ शैलो वन अंडर अ ड्राई स्टोन डिच फ्रुक्टिफाइड लाइक एनी एक्वेरियम। फिर बताते हैं कि एक जब कोई शैलो वेल होता है, वो इसको याद करते हैं कि अंडर अ ड्राई स्टोन डिच, कि जो वेल है वो भरा हुआ होता है लाइफ के साथ, और एक्वेरियम जो भरा होता है प्लांट्स के साथ और मुख्तलिफ़ किस्म की क्रिएचर्स के साथ। तो वो अब यहाँ पे कुएं को कंपेयर कर रहे हैं एक्वेरियम के साथ, कि कुएं के अंदर है वो बहुत ज़्यादा जो है वो जिन के फुल ऑफ लाइफ होता है, मीन्स उसमें पानी है, उसमें प्लांट्स हैं, लाइक उसमें डार्कनेस आ जाती है, हर एक चीज़ है, इनके नेचर है उसके अंदर। और साथ ही साथ एक्वेरियम जिसके अंदर प्लांट्स होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की क्रिएचर्स होती हैं। देन कहते हैं व्हेन यू ड्रैग्ड आउट लॉन्ग रूट्स फ्रॉम द सॉफ्ट मल्च अ वाइट फेस होवर्ड ओवर द बॉटम, कि जब हम लोग कोई चीज़ बाहर निकालते हैं लो उसके अंदर से कुएं के अंदर, उसकी जो लॉन्ग रूट्स होती हैं कुएं के अंदर, फ्रॉम द सॉफ्ट डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर एट द बॉटम ऑफ द वेल, वहाँ से जब हम लोग पानी निकालते हैं इनके उसके बॉटम से, कि डिकम्पोज हो चुका होता है वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर, तो अगर हम उसके नीचे देखें फिर कुएं में, तो हमें रिफ्लेक्शन जो है वो अपेयर होता है, जैसे कोई लाइक अ पेल फेस होवरिंग ओवर द बॉटम, कि कोई भी बॉटम के ऊपर पेल फेस जो है वो ऊपर से भिन भिना रहा हो या घूम रहा हो, कि जब हम नीचे से कुछ पानी निकालते हैं कुएं में से। अदर्स हैड इकोज गेव बैक योर ऑन कॉल, कि जब हम कुछ कुओं में जब आवाज़ लगाते हैं तो हमें अपनी ही आवाज़ दोबारा सुनाई देती है, विद अ क्लीन न्यू म्यूज़िक इन इट, कि ऐसे लगता है कि जैसे कोई नई आवाज़ वापस आ रही है, उसके अंदर कोई म्यूज़िक होता है, बिल्कुल साफ़ सुथरी आवाज़ जो है वो कुएं में से दोबारा वापस आती है जब हम लोग कुछ कुएं में बोलते हैं। विद स्केयर सम फॉर देयर आउट ऑफ फॉन्स एंड टाल, कि वहाँ पे जो है वो खौफजदा किस्म की फंस भी होती हैं और टॉल भी होते हैं। फॉक्स ग्लव्स आ रैट स्लैब्ड अक्रॉस माई रिफ्लेक्शन, कि जब मैं पानी में देखता हूँ तो एक रैट वहाँ से निकल आता है उन फंस में से, उन पौधों में से, और मेरा जो साया है उसके ऊपर वो छलांगे लगाना शुरू कर देता है, कि ये चीज़ डरने वाली होती है, लेकिन मैं एज अ अपना चाइल्ड जो है वो डरता नहीं हूँ, खौफजदा नहीं होता, एक्सप्लोर करता हूँ इसके अंदर। फर्दर कहते हैं नाउ टू प्राई इन टू रूट्स टू फिंगर स्लाइम टू स्टेयर बिग आइड नार्सिस इन टू सम स्प्रिंग, इसमें अगेन ग्रीक मिथोलॉजी की नार्सिस जो है वो बात हो रही है, और अपना वो स्किन के स्लाइम में से जो मेरे अगर फिंगर्स को मैं गुजारूँ, और जो रूट्स हैं वहाँ पे कुएं के अंदर, वो सारी कुएं की इमेजरी को उन्होंने यूज़ किया है, और साथ ही साथ उसकी ब्यूटी को जो है वो एक्सप्लोर किया है इस लाइन्स के अंदर इन्होंने। Is beneath all adult dignity, I rhyme to see myself to set the darkness echoing, कि जब इंसान बड़ा हो जाता है तो वो तब ये सब चीज़ें नहीं करता, जब जब तक वो छोटा होता है तब तक ये सब कुछ वो कर सकता है एज अ चाइल्ड। वो वेल्स पे जाता है, उन वहाँ उनको एक्सप्लोर करता है, नेचर को एक्सप्लोर करता है, लेकिन जब एक इंसान बड़ा हो जाते है तो वो ये सब कुछ नहीं करता। सो इंसान को जो है वो ये डार्कनेस, जब वो बड़ा हो जाता है तो एक डार्कनेस छा जाती है जब, लेकिन इन चाइल्डहुड बहुत से कलर्स होते हैं, डिफरेंट 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 चीज़ें करता है, जैसे कि ये एज अ चाइल्ड जो है वो एक्सप्लोर कर रहा है, और बड़े लोग जो अडल्ट हैं वो इसको रोक भी नहीं रहे वेल्स पे जाने पे, और ना ही हीने को
तो वो इन्हें कहते हैं यहाँ पे कि एज अ चाइल्ड जो है वो इंसान ये सब कुछ कर सकता है, जब वो अडल्ट हो जाता है तो एक डार्कनेस की तरफ चला जाता है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। सो इसमें इन पूरी पोएम की अगर बात की जाए ओवरऑल, तो इसमें हमें इन्होंने एक चाइल्डहुड के एसेंस को कैप्चर किया है, साथ ही साथ हीने ने एक्सप्लोर किया है चाइल्डहुड को और सेल्फ रिफ्लेक्शन को, और अगर पावर ऑफ चाइल्डहुड मेमोरी तो उनको एक्सप्लोर किया है, और साथ ही साथ इन्होंने एक ये पोएम जो है वो रिफ्लेक्ट करती है ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ नेचर एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कनेक्टिंग विद वंस ओन रूट्स एंड पर्सनल हिस्ट्री। इसके अगर थीम्स में देखें तो नेचर का थीम आ जाएगा हमारे पास, ट्रांसफॉर्मेशन का आएगा, इनोसेंस का थीम आएगा, और साथ ही साथ कि इंसान एज अ चाइल्डहुड कितना इनोसेंस होता है और देन अडल्टहुड जो है वो डार्कनेस की तरफ चल जाता है। आई होप कि आपको इस पोइम की समझ आ गई होगी। इसकी समरी जो है इस पोइम की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा लेक्चर की समरी पूरी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।